हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का एक रोमांचक कॉमिक विशेषांक रोबोट। चलिए शुरू करते हैं। पुरानी कहावत है कि सच्चे इंसानों का नाम युगों युगों तक अमर रहता है। सुपर कमांडो ध्रुव भी एक ऐसा ही नाम है जिनको देखकर शरीफ और बदमाश सब यही सोचते हैं कि ये विलक्षण शख्स एक इंसान है या एक रोबोट। ये तो काफी पुरानी जंगें लगती है। क्या निकला है इस पुरानी सभ्यता के अवशेषों की खुदाई में? अभी तक तो कुछ खास नहीं निकला है। एक सन 2062 का ग्रेगोरियन कैलेंडर है और और सुपर कमांडो ध्रुव के कारनामों पर एक कॉमिक भी है, प्लास्टिक के पैक में एकदम सुरक्षित। वाओ! इतनी बड़ी चीज मिलने पर इतनी धीरे से वाओ! अरे मेरी तरह दिल खोलकर चिल्ला वाओ! अब इस कॉमिक का क्या करना है? वही जो हर कोई सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक मिलने पर करता है। इसको सीधे लेकर सीनियर इंस्पेक्टर मिट्टा डाला के पास चलते हैं। वह हर ऐसी पुरानी कॉमिक की मुंह मांगी कीमत देता है। इसके 10 लाख से कम मत मांगना। पर मिट्टा मिलेगा कहां पर? जब वह किसी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा होता तो अपने अंडरवियर फ्रेंड पागल प्रोफेसर इन्वेंशन परसा के पास बैठा रहता है। अगर शहर में होगी अगर शहर में होगा तो वहीं मिलेगा। चल, मिट्टा वहीं पर था जहां पर सभी जानते थे कि वह होगा। कमाल है, कमाल है। हा हा हा। सुई से इतने बड़े विलन को हरा दिया, सिर्फ एक सुई से। वाह ध्रुव वाह! मेरे शेर, मेरी प्रेरणा के स्रोत, मेरे भगवान, मेरे। चुप कर यार, 50 बार ये किताब पढ़ चुका है तू। अब तूने एक बार और ध्रुव का नाम लिया तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल वैज्ञानिक तो लोग तुझे पहले से ही कहते हैं, और क्यों ना कहे। जो ध्रुव जैसे महान दिमाग की कदर नहीं करता उसे तो पागल ही कहना चाहिए। पागल तो तू है मिट्टा, जो बाप दादाओं से मिली अरबों की जायदाद से कबाड़ खरीद रहा है। अरे सुधर जा। सुपर कमांडो ध्रुव उस गुजरे जमाने की चीज है जब लोग सिर्फ दिमाग पर भरोसा करते थे। आज की तकनीक के रहते दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तू कहता है कि सुपर कमांडो की कॉमिक से तुझे आज के जमाने के केस सुलझाने की प्रेरणा मिलती है। पर ध्रुव जैसा दिमाग अगर खुद भी आज के जमाने में आ जाए तो आज की टेक्नोलॉजी से ज्यादा तेज नहीं चल पाएगा, मात खा जाएगा। दिमाग सबसे बड़ी चीज है परसा, तकनीक नहीं। अच्छा चल, आज की बात छोड़। अगर ध्रुव के पुराने जमाने में भी टेक्निक आज जैसी उन्नत होती तो ध्रुव के दिमाग को कोई ना पूछता। ये दावा मेरा है। अरे छोड़ ना यार, जिस बात को साबित नहीं कर सकते उस पर बहस करने से क्या फायदा? बहस? मैं बहस कर रहा हूं। अब तो मैं तुझे अपनी दोनों बातें साबित करके दिखाऊंगा। आखिर अब मेरी इज्जत का सवाल है। सर, बहुत बड़ी खुशखबरी है सर। दो पुरातत्ववेत्ता ध्रुव की नई, मेरा मतलब पुरानी कॉमिक लेकर आए हैं। यह उनको राजनगर के पुराने शहर की खुदाई करते वक्त मिली है। सही में? खरीद लो, किसी भी कीमत पर खरीद लो। पर वे 10 लाख मांग रहे हैं। दे दो, और साथ में 1 रुपया और मिलाकर दे दो, शगुन का। हे भगवान, ये क्या किया तूने? अब फिर 3-4 महीनों तक इस कॉमिक की कहानी बार बार सुननी पड़ेगी। अब तो अपनी बात को साबित करना ही पड़ेगा, और अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास एक रास्ता भी है। मिट्टा के दिमाग से ध्रुव का नाम मिटाकर ही रहूंगा मैं। सन 2003। खबरदार जो किसी ने भी इस जेल कॉम्प्लेक्स के आसपास भी आने की कोशिश की, वरना जेलर के साथ साथ 2 और जेल अधिकारियों की खोपड़ियां उड़ जाएंगी। मेरी मांगे पूरी करने के लिए तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है। उसके बाद ना तो ये जेलर रहेगा और ना ही ये जेल। कमिश्नर राजन ने घटना स्थल पर पहुंचने में जरा सा भी वक्त नहीं गंवाया था। आखिर ये अपहरणकर्ता चाहता क्या है? इसकी मांगे है क्या? आप जानते ही होंगे कि अभी हमने हथियारों के एक बड़े जखीरे को 3 आतंकवादियों के साथ पकड़ा था सर। यह उन्हीं 3 आतंकवादियों की रिहाई के साथ साथ हथियारों के जखीरे को भी सौंपे जाने की मांग कर रहा है। कमाल है, ऐसी मांग तो मैंने पहली बार सुनी है।
जब्त हथियारों को सौंपे जाने की मांग तो आज तक शायद पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं की है। खैर, एक सोचने वाली बात यह भी है कि जेल की ऊंची दीवारों और सिक्योरिटी को पार करके भला यह अपहरणकर्ता जेलर के कमरे तक पहुंचा कैसे? यह तो 100% सिक्योरिटी की खामी है सर। इस पर बाद में गौर करेंगे। फिलहाल तो हमें जेलर साहब को छुड़ाने पर ध्यान देना चाहिए। पर कैसे? उस कॉम्प्लेक्स के आसपास भी बिना नजर आए जाया नहीं जा सकता। हमको अपहरणकर्ताओं को बातों में उलझाकर अंधेरा होने का इंतजार करना होगा। तब तक तो अरे सर, वो देखिए, कॉम्प्लेक्स की छत पर कोई खड़ा है। पर यह है कौन और वहां तक पहुंचा कैसे? मैं इसको पहचान गया हूं डिप्टी जेलर। मौत सिर पर मंडराती है और ये उस अपहरणकर्ता की मौत का फरिश्ता है जो उसके सिर पर मंडरा रहा है। इस मौत के फरिश्ते की एक खासियत थी कि यह सिर्फ अपराध के लिए मौत का पैगाम लाता था, अपराधियों के लिए नहीं। क्रंच, क्योंकि इस फरिश्ते ने कभी इंसानी जान न लेने की कसम खाई हुई थी। सबसे पहले मुझे अंदर का हाल जानना होगा और उसमें यह धातु की चादर का टुकड़ा मेरी मदद करेगा। हवा में नीचे गिरते धातु के टुकड़े की चमकती सतह पर सिर्फ पल भर के लिए कमरे के अंदर के दृश्य की छाया दिखी। कमरे में एक नहीं बल्कि 2 अपहरणकर्ता है। सबसे पहले जेलर और सिपाहियों को शॉटगन के निशाने से बचाना होगा, लेकिन उतना ही समय ध्रुव के लिए पूरी परिस्थिति समझने को काफी था, क्योंकि मेरे कमरे में घुसते ही उन पर गोलियां चल जाएंगी। नीचे सूं सूं सूं, कोई आसपास है, पर बगैर हमारी नजर में आए तो कोई यहां तक पहुंच ही नहीं सकता। फिर यह कौन हो सकता है? आ गया, भून डालो इसको। माफ करना भाई, भूनने की तकलीफ ना ही करो तो अच्छा है। मुझे तली भुनी चीजें ज्यादा पसंद नहीं है। टराक! आपको आजाद होने के लिए 1-2 मिनट का और इंतजार करना पड़ेगा जेलर साहब, जब तक मैं इन दोनों अपहरणकर्ताओं को काबू में नहीं कर लेता। और अब ये निहत्थे हो चुके हैं, इन पर काबू पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ध्रुव के लिए काम वाकई में ज्यादा मुश्किल नहीं था। ट्राक! अगर उसको सिर्फ 2 इंसानों को काबू में करना होता, क्योंकि इंसानों पर तो आराम से काबू पाया जा सकता है। ग्रर! लेकिन बिगड़े जानवरों पर नहीं। ओ माय गॉड, ये तो एक गुरिल्ला है। अब समझ में आया कि यह अपहरणकर्ता इतनी ऊंचाई तक आराम से चढ़ा कैसे, इस बंदर की मदद से। लेकिन इतने बड़े बंदर पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? सिक्योरिटी सचमुच में काफी असावधान है। अब मुझको सारी घटना का आभास हो रहा है। यह अपहरणकर्ता वास्तव में किसी किस्म का एनिमल ट्रेनर है और इस अजीबोगरीब गुरिल्ले की मदद से जेलर तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। यानी अगर मैं किसी तरह से गुरिल्ले को काबू में कर सकूं तो इसकी आधी से ज्यादा ताकत खत्म हो जाएगी। पर यह काम मुझको इस अपहरणकर्ता के संभलने से पहले ही कर लेना है। कच! और भाग्यवश मेरी यूटिलिटी बेल्ट में जानवरों को काबू में करने वाली एक बेहोशी की डोट पड़ी है और इस विशाल गुरिल्ले तक को बेहोश करने का काम यह डार्ट 2 सेकंड में कर देगी। काफी पावरफुल है ये, लेकिन गोरिल्ला दवाई से ज्यादा पावरफुल निकला। इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है और अपहरणकर्ता होश में आता जा रहा है। अब मैं इस गुरिल्ले को बंदी कैसे बनाऊं? अरे वाह, मैं जेल के अंदर होकर बंदी बनाने की बात सोच रहा हूं। यहां तो बंदी बनाने के रास्ते ही रास्ते हैं। मुझे इस जेल का प्लान पूरी तरह से याद है। इस फ्लोर के नीचे कैदियों की कोठरियां हैं। इस एसिड कैप्सूल का एसिड फर्श को काटकर कमजोर कर देगा और अब जब गुरिल्ला मुझ पर कूदेगा तो इसके वजन को यह फर्श सह नहीं पाएगा और यह सीधे नीचे कोठरी में जाकर गिरेगा। कर्र! और यह कोठरी काफी गहरी है। यह गुरिल्ला कूद कूद कर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब तुम थोड़ी देर तक इसी सेल के अंदर उछल कूद करो, तब तक मैं तुम्हारे मालिक से निपट कर आता हूं। ग्रर! लेकिन गुरिल्ले ने उछल कूद नहीं की, बल्कि वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। क्योंकि वह शायद ये जानता था कि उसके मालिक को उसके बगैर भी अपना काम पूरा करने में
कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी। ओह माय गॉड, ये ये क्या? पूरा कमरा बर्फ ढके पहाड़ी इलाके से लग रहा है। हाँ, अब जल्दी ही ये बर्फ इन पुलिस वालों के चेहरे को भी ढक लेगी। उसके बाद ये 1 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। जाकर पुलिस वालों से मेरा माल और मेरे आदमी छुड़वा कर ला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कमरे के अंदर हिमपात कराने जैसी शक्ति तुम्हारे पास आई कहां से? तुम हो कौन और आतंकवादियों से तुम्हारा क्या संबंध है? क्योंकि मुझे इतना आभास तो जरूर हो रहा है कि तुम आतंकवादी नहीं हो। तू मुझे बातों में उलझाकर समय काटना चाहता है। तुझसे मेरा काम नहीं होगा। अब मैं ही तेरी लाश को संदेश के रूप में पुलिस वालों के पास भेजूंगा ताकि वे मेरी मांगों को गंभीरता से लें और उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। आश्चर्यजनक, इसके हाथ से तो कुदालों की लाइन निकलती जा रही है और हर कुदाल का निशाना मैं ही हूं। कोई भी कुदाल मेरे बदन को चीर सकती है। मुझे इनसे बचना ही होगा, पर कैसे? इस चिकनी बर्फ पर तो संतुलन बनाए रखना भी मुश्किल है। खैर, अगर जमीन पर पैर नहीं टिकते तो पैरों को हवा में रखना पड़ेगा। स्टार लाइन को पंखे में अटकाकर हवा में झूलकर इन कुदालों से बचना होगा। मुझको तुम्हारा धन्यवाद अदा करना चाहिए। पहले मैं इस चिकनी बर्फ के कारण तुम तक पहुंच नहीं सकता था, लेकिन तुमने कुदालों को बर्फीली दीवारों और ढलानों पे जगह जगह अटकाकर मुझे वह रास्ता दे दिया है जिससे कि मैं तुम तक पहुंच सकूं। तू वास्तव में बहुत खतरनाक है लड़के। मेरे ही वार को मुझ पर ही आजमा दिया। मैं तो तेरी जवानी पर तरस खाकर तुझको एक ही झटके में खत्म करना चाहता था, पर अब तुझे मैं एक दर्दनाक मौत दूंगा। तड़प तड़प कर मरेगा तू। ओह, बर्फीला बवंडर! असंभव! भला कोई इंसान बर्फीला बवंडर कैसे ला सकता है, और वह भी किसी कमरे के अंदर? इससे तो बचने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि यह बवंडर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ध्रुव बवंडर में गिरता चला गया और कुछ ही पलों के बाद वह एक बर्फीली सिल्ली के अंदर अपनी बची हुई सांसें गिन रहा था। सुनो पुलिसियों, तुमने जिस जोकर को मुझे पकड़ने के लिए भेजा था वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, और अगर आधे घंटे के अंदर मेरे माल और आदमियों को रिहा न किया गया तो इस जेल के लिए तुमको नया जेलर ढूंढना पड़ेगा। अब मैं और सांस नहीं रोक सकता। अगर मैं इसको बेहोश कर सकूं तो शायद इसके द्वारा फैलाया गया ये सारा मायाजाल भी खत्म हो जाए। पर कैसे? इस सिल्ली के अंदर तो मैं हिल भी नहीं सकता। फिर भला मैं इस तक पहुंचूंगा कैसे? फिसल कर। ओ यस, फिसल कर। मेरे पैर जूतों के अंदर थोड़ा बहुत हिल सकते हैं और मैं पैरों की उंगलियां हिलाकर अपने स्केट्स को बाहर निकाल सकता हूं। और चूंकि मेरे पैरों के नीचे बर्फ की सिल्ली नहीं है, इसीलिए मैं अपने स्केट्स पर फिसल कर इसको इसकी ही बर्फ से एक ऐसी जोरदार टक्कर लगा सकता हूं कि ये बेहोश हो जाए। अब देखना यह है कि ऐसा होने से इसका माया जाल टूटता है या नहीं। राख! टूट गया। मैं आजाद हो गया। हाँ, अब सभी सुरक्षित है। हमारे ऊपर जमी बर्फ भी पिघल रही है। तुमने कमाल कर दिया ध्रुव। अब हम इससे उगलवाएंगे कि यह कहां से आया था और इसका सरगना कौन है। लेकिन ध्रुव और पुलिस वालों के लिए एक आश्चर्य इंतजार कर रहा था। ओह माय गॉड, इसको तो मैं पहचानता हूं। यह तो जिंगारो शेरपा है, वह मशहूर पर्वतारोही जो 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुका है। पर ये तो 5 साल पहले एक पर्वतारोहण के दौरान लापता हो गया था। उस अभियान में मैं इसकी टीम में डॉक्टर की हैसियत से शामिल था। ये आश्चर्यजनक ढंग से लापता हो गया था। हम समझे थे कि यह किसी खाई में गिर गया होगा, पर यह तो बहुत अच्छा आदमी था। यह आतंकवादियों का साथी हो ही नहीं सकता। मतलब साफ है, यह गायब नहीं हुआ होगा, बल्कि आतंकवादियों ने इसको उठा लिया होगा और अब वे इसको ये काम करने पर मजबूर कर रहे होंगे। इसको होश कब तक आ जाएगा? होश तो अब तक आ जाना चाहिए था। इसको ज्यादा चोट नहीं लगी है, पर न जाने क्यों इसका दिमाग कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है। इससे तो समस्या पैदा हो जाएगी।
आतंकवादियों को इस मिशन की नाकामयाबी की खबर मिलने से पहले हमको उ- उन तक पहुंच जाना चाहिए, वरना वे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। फिर हम क्या करें? वह गुरिल्ला जो इसके साथ आया था, वह हमको वहां तक पहुंचा सकता है जहां से ये जिगारो आया था। जानवरों को आजाद कर दिया जाए तो वे अपने ठिकाने पर ही वापस लौटते हैं। उस गुरिल्ले को आजाद कर दीजिए जेलर साहब। कर दूंगा, पर वह गुरिल्ला है कहां पर? आपके ऑफिस के कमरे के नीचे वाली मंजिल पर बने एक सेल में। और उस सेल की पहचान ये है कि उसकी छत टूटी हुई है। ओह, तो सेल की छत तुमने तोड़ी थी, लेकिन उसमें तो कोई गुरिल्ला नहीं था। और और वह सेल तो अनलॉक था, उसमें ताला नहीं लगा था। धत तेरे की, यानी जिस सेल में मैंने उसे गिराया था वह बंद था ही नहीं। तब तो वह लगभग तुरंत ही भाग लिया होगा। तब लेकिन उसको भागते हुए किसी पहरेदार ने नहीं देखा। बंदरों में छिपकर भागने का जन्मजात गुण होता है। अब तो हमको जिंगारों के होश में आने का इंतजार करना ही होगा। हाँ, वैसे फिलहाल हम उन तीनों आतंकवादियों से पूछताछ कर सकते हैं जिनको ये छुड़ाने आया था, और साथ में उन जब्त हथियारों की जांच भी कर लेते हैं। शायद वहां से कोई सुराग मिल सके। हमारे आदमियों को जेल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उनके मुंह खोलने की चिंता क्यों करते हो? वे ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा नाम या तुम्हारा ठिकाना बता सकते हैं। तुम्हारा नाम तो शायद इंटेलिजेंस वालों को शायद पहले से ही पता हो, और ठिकाने तो तुम लोग रोज ही बदलते रहते हो। इस वक्त हमको हथियारों की जरूरत है। आदमियों की कोई कमी नहीं है। बगैर हथियार तुम हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के अपने मंसूबों पर कभी अमल नहीं कर सकते। तुम सही कह रहे हो, लेकिन सीमा पर चौकसी बहुत सख्त है। पाकिस्तान से आने वाले हथियारों की कंसाइनमेंट पिछले कई महीनों से आ ही नहीं पा रहा है। तुम पता नहीं कहां से हथियार ला ला कर हमको सप्लाई कर रहे हो, पर इस बार हथियार कहां से आएंगे और उनको लाएगा कौन? इसकी चिंता तुम मत करो। मेरे पास हथियारों का गोदाम भी है, और उसको सही जगह पर पहुंचाने वाला एक अनुभवी आदमी भी है। तुम जाओ और कहर फैलाने वाली नई नई योजनाएं बनाओ। यही तो हम पाकिस्तानियों का एकमात्र काम है, हिंदुस्तान को तबाह करने वाली नई नई साजिशें रचना। लेकिन हमारा मकसद कुछ और ही है। अब मुझको उस आदमी से मिलना है जो हथियारों की अवैध सप्लाई का बेताज बादशाह है। वह अपनी इस लाइन का मास्टर नहीं, बल्कि ग्रैंड मास्टर है, और वह है ग्रैंड मास्टर रोबो। वेलकम वेलकम। मेरा समय खराब मत करो। मैं तो सिर्फ पुरानी जान पहचान का लिहाजा करके तुमसे मिलने चला आया। बताओ मुझे क्यों बुलाया है? 3-4 दिनों में हमारे पास हथियारों का एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है। उसको हिंदुस्तान में जगह जगह पर मौजूद आईएसआई एजेंटों तक पहुंचाने का काम तुमको करना है। पैसा मुंह मांगा मिलेगा। तुमको यह भी पता ही है कि मैं ये काम छोड़ चुका हूं। रिटायरमेंट लिया है मैंने। किंग कॉन्ग, मुझे पता है किंग कॉन्ग सब कुछ जानता है, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक है। तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। यह काम तो तुमको करना ही पड़ेगा। यह असंभव है। जो काम मैंने छोड़ दिया वो छोड़ दिया। गुड बाय किंग कॉन्ग। यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो ग्रैंड मास्टर, ताकि मुझको तुम्हारी बात की सच्चाई पर यकीन आ जाए। तो सुनो, मैं यह काम, हाँ हाँ बोलो, तुम्हारा काम करूंगा। शाबाश, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मुझको पूरा सहयोग दोगे। अब जब तक हथियारों का इंतजाम हो और हिंदुस्तान में तबाही फैले, तब तक अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कराची शहर में 2-3 धमाके करा दो, ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए और पाकिस्तान हिंदुस्तान पर। दोनों देशों में तनाव बना रहना चाहिए। दुनिया के हर देश को दूसरे देश से खतरा बना रहना चाहिए। तभी तो हमारा मकसद पूरा होगा। पूरी तबाही का मकसद। वहां पर आग बुझाने, जहां पर आग लगाने वाले होते हैं, वहां पर आग बुझाने वाले भी होते हैं। ये हैं वे हथियार जो हमने
आतंकवादियों के पास से बरामद किए थे। ये समझ में नहीं आया कि आखिर इनमें ऐसी कौन सी खास बात है कि इनको वापस करने के लिए जेलर को बंधक बनाने की जरूरत आ पड़ी। इन पर पाकिस्तान में बने होने के ठप्पे साफ नजर आ रहे हैं। शायद वे इस बात का सबूत नहीं छोड़ना चाहते हैं कि आतंकवादियों को हमारा पड़ोसी देश मदद कर रहा है। ऐसे हथियार तो हमारे पास और भी है, पहले ऐसी कोशिश कभी क्यों नहीं हुई? एक मिनट, इसकी नाल के अंदर कुछ खुदा हुआ है। आटे का इंतजाम कीजिए। ये लो आटा। अब क्या रोटी भी पकाओगे? रोटी तो शायद कोई और सेक रहा है, हमारी शांति में आग लगाकर। इस आटे पर मैं नाल के अंदर खुदी लिखाई की छाप ले रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि ये लिखाई हमारे हर सवाल का जवाब दे देगी। उस लिखाई में जवाब तो जरूर था, लेकिन हर किसी को चौंका देने वाला था। मेड इन इंडिया? वॉट? ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। ये जो कुछ है आपके सामने है पापा। नाल के अंदर लिखी हुई लिखाई गलत नहीं हो सकती। यानी तुम्हारा कहना है कि यस पापा, मैं जो कहना चाहता हूं वह आप समझ रहे हैं। अब आपको इन हथियारों के ओरिजिन यानी निकलने के स्थान का पता लगाए, तभी ये गुत्थी सुलझ पाएगी। ये कोई बड़ा काम नहीं। अभी 1 घंटे के अंदर इन हथियारों की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। यू जस्ट वेट। यह रहस्योद्घाटन सनसनीखेज होने के साथ साथ हर किसी को चिंता में डाल देने वाला भी था। आप ये क्या कह रहे हैं कमिश्नर राजन? इट इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। हम पूरी जांच करने के बाद आपके पास आए हैं जनरल कॉल। जो हथियार हमने आतंकवादियों के पास से पकड़े हैं वे आपके हथियारों के अलग अलग डिपोज से चुराए गए हैं। आप उन डिपोज के नाम बताइए। मैं अभी उन डिपोज के हथियारों के स्टॉक की जांच कराता हूं। अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप अब शायद ऐसा ना कर पाए जनरल सर, क्योंकि इन हथियारों के डिपो में पहुंचने की तारीखों के बाद उनमें से हर डिपो में आग लग चुकी है। फिर ये हथियार बाहर कैसे आए? तब तो इनको भी जलकर नष्ट हो जाना चाहिए था। यह जाहिर है सर कि इन हथियारों को चुराने के बाद इन डिपोज में आग जानबूझकर लगाई गई है ताकि उन तक पहुंचने के सबूत डिपोज के साथ ही जलकर खाक हो जाए। अब पाकिस्तान से हथियार न मिल पाने के कारण आतंकवादियों ने हमारे कुछ भ्रष्ट सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर यह जाल रचा है, पर अब तो सारे सबूत नष्ट हो चुके हैं। अब हम उन भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ेंगे कैसे? एक रास्ता है जनरल कोल। एक ऐसा डिपो अभी भी बचा हुआ है जिससे ये हथियार चुराए गए हैं। हम उस डिपो के अधिकारियों के बीच में ध्रुव को आर्मी ऑफिसर के रूप में घुसा सकते हैं और इस तरीके से आप उन भ्रष्ट सैन्य अधिकारियों तक पहुंच सकते हैं। योजना अच्छी है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। और 1 दिन बाद कारगिल एम्यूनेशन डिपो में कैप्टन ध्रुव रिपोर्टिंग सर। स्मार्ट ऑफिसर, पेपर भी पूरे और ठीक हैं। वेलकम टू आवर यूनिट। पर एक बात का ध्यान रहे, इस डिपो में सैन्य अनुशासन बहुत कड़ा है। जो भी कहा जाए वह चुपचाप करते जाना, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। समझ गया सर, आप चिंता ना करें। मुझे वैसे भी चुपचाप काम करने की आदत है। फिलहाल तुम्हारी ड्यूटी डिपो के मेन गेट पर लगाई जा रही है, तब तक जब तक कि मुझे सबूत ना मिल जाए मेजर शर्मा। इस खेल के सारे खिलाड़ी एक एक करके एक ही जगह पर एकत्रित हो रहे थे। मुझको यहीं पर रुकने को कहा गया है। हथियारों का कंसाइनमेंट मुझको यहीं पर मिलेगा और यहां से वह माल मुझको आगे ले जाना है। माल को ग्रैंड मास्टर रोबो तक पहुंचाने के प्रयास शुरू हो चुके थे। यह क्या है? पहले इस माल के ऊपर दिखाइए, फिर माल अंदर ले जाइए। पहले इस माल के पेपर दिखाइए, फिर माल अंदर ले जाइए। पेपरों की क्या जरूरत है? हमको यहां पर सभी पहचानते हैं। तुम लगता है यहां पर नए आए हो। तुम लगता है यहां पर नए आए हो। अरे, धौलापुर
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आदमियों को कोई नहीं रोकता। फिर भी पेपर दिखाने में क्या बुराई है? लीजिए, देख लीजिए। पेपर ठीक है। अब ये भी चेक करा दीजिए कि ट्रक में भी वही माल है ना जो पेपर में लिखा है। इनको जाने दो कैप्टन ध्रुव। म- मेजर शर्मा, पर सर, माल तो चेक करना ही पड़ेगा ना। इस डिपो में रोज 70 ट्रक माल लेकर आते हैं। अगर हम ऐसे ट्रकों को चेक करते रहें तो काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग रैंडम चेकिंग करते हैं। कोई भी एक बॉक्स छाट कर उसमें भरा माल चेक कर लेते हैं। वही सही है तो सब सही है। वो बॉक्स चेक कराओ। मैं समझ रहा हूँ मेजर शर्मा, सब समझ रहा हूँ। हाँ, माल ठीक है, यानी सारा माल ठीक है। चलो माल अंदर रखवाओ। माल रखने वाले हर मजदूर पर ध्रुव की नजर थी। तभी उसके सजग कानों से वह आवाज बच नहीं सकी। सर, अंदर से एक मजदूर के चीखने की आवाज आई है। कुछ गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है, जरूर उसके पैर पर कोई बॉक्स गिर गया होगा। फिर भी मैं देखता हूँ सर। एक्सक्यूज मी। ओह, ये लड़का कुछ ज्यादा ही उत्साही है। ध्रुव का ख्याल गलत नहीं था। अंदर जो कुछ भी था उसको देखकर चीख निकल जाना स्वाभाविक ही था। ओह माय गॉड, एक और गुरिल्ला। शायद ये वही गुरिल्ला है जो राजनगर जेल से भाग निकला था। अब तो मुझको यकीन हो गया है कि आर्मी के हथियार डिपो से हथियारों की चोरी का आतंकवादियों से गहरा संबंध है। ये हथियार चोरी करने की कोशिश कर रहा है और मुझको ऐसा लग रहा है कि इसको रोकना आसान काम नहीं होगा। पर यह गुरिल्ला अंदर घुसा कैसे? सैन्य सिक्योरिटी की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? इसको जरूर कोई ध्यान बटाने के लिए जानबूझकर अंदर लाया है। जो कुछ भी हो, पहले इसको काबू में करना ही होगा और यह काम आसान नहीं होगा। इस बार तो इस बारूद के गोदाम में इससे लड़ना ही खतरनाक काम है। सबसे पहले इसके हाथों में थमे हथियारों के बॉक्सेज को गिराना होगा। ध्रुव ने कोशिश तो भरपूर की थी, लेकिन यह भरपूर कोशिश काफी नहीं थी। आह, इसने तो बॉक्सेज को एक हाथ से ही थाम लिया है और दूसरा हाथ मुझे मारने के लिए फ्री कर लिया है। और अब ये बक्सों के पहाड़ को जमीन पर रखकर उसके ऊपर और बक्से लादता जा रहा है। क्या मकसद है इसका? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।